So hello guys, welcome back to Jeet Blog. So here we have again Dr. Varsha ma'am. She has cleared her FMC exam in December 2021. So today in this video she is going to give us tips and trick about FMC exam. So hello Varsha ma'am, please have your introduction ma'am once Hello. again. So I'm Dr. Varsha Kashyap, and I have passed from Ternopil National Medical University in the year 2021, and I just appeared for the FMG 2021, and I managed to pass it in my first attempt, and I scored marks of 161. Ma'am, so finally we are going to talk about the first thing that what is the exam pattern? Okay, so in FMG we have 300 marks in total. The question paper is of 300 marks, which is divided Yes, into ma'am. two sets of 150 each. तो एक पार्ट में 150 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे में 150, और दोनों के बीच में एक ब्रेक मिलता है एग्जाम में. तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ एग्जाम होता है वो थोड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब वो वन लाइनर्स के जैसा. पर आजकल तो वन लाइनर सिर्फ रहा नहीं, उसमें थोड़ा क्लिनिकल होता है, बट वो लेंदी नहीं होता है फर्स्ट पार्ट. और उसमें इमेजेस होते हैं और एक्सरेज और जो भी मतलब और नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, लाइक पीएसएम, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब. और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं, लाइक इट विल बी लाइक 7 to 8 लाइन्स के क्वेश्चन होते हैं. उसमें भी इमेजेस होते हैं असिस्ट करने के लिए क्वेश्चन को, बट वो थोड़ा लेंदी होता है. पर दोनों का टाइमिंग सेम होता है, लाइक एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ऐसा टाइम होता है. और उसमें पासिंग मार्क्स सबको पता है, जैसे कि ये पासिंग मार्क्स क्या है मतलब टोटल? तो आपको 300 में 50% लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, लाइक 150 मार्क्स टू क्वालिफाई. मिनिमम 150 मार्क्स चाहिए. ओके. और मैम जैसे पेपर का कैसा रहता है? लेंदी रहता है, टफ रहता है मतलब यहाँ के अब्रॉड के कंपैरिजन में? जैसे यहाँ पे आप एग्ज़ाम देते होंगे जब एमसीक्यू, क्योंकि यहाँ भी एमसीक्यू एग्ज़ाम देना, वहाँ भी जाके एमसीक्यू एग्ज़ाम देना, तो जब यहाँ आप 6th ईयर 5th ईयर में एग्ज़ाम देते थे उस टाइप का जो एग्ज़ाम देते थे और वहाँ में दोनों में डिफरेंस क्या आपको मिला, मतलब इंडिया और सबसे यहाँ बड़ा पे एफएमजी डिफरेंस और तो इस एग्जाम में इंटर? ये है कि ये एफएमजी में हमारे पास टोटल 19 सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने के लिए. तो शुरू से फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं टिल द फाइनल ईयर सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है. और प्लस जब हम यूनिवर्सिटी में एग्जाम देते हैं तो हमें पता होता है कि जो क्रॉक होगा, लाइक लास्ट टाइम हम क्रॉक के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस आते ही थे, जी लाइक जी जी. वो फिक्स है कि इतने परसेंट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे. और वो सेम टू सेम क्वेश्चंस होते हैं, कई बार तो बिल्कुल रिपीटेड. बट इंडिया के कोई भी एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सारे क्वेश्चंस न्यू होंगे, फ्रेश होंगे. डेफिनेटली मतलब पैटर्न तो हो सकता है सेम, प्लस जो मोस्ट हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं उनसे हर बार ही क्वेश्चंस आते हैं. फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी में जैसे हर बार ही क्वेश्चंस आएंगे आपके स्टेन्स के ऊपर, जो फिर जो माइक्रोब्स के एग्स हैं उसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे. तो पता होता है कि उस एरिया से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट कौन सा क्वेश्चन आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है. तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आपको सब कुछ पढ़ना होता है. तो मैम यहाँ आपने कब से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना, जब आप यहाँ पे अब्रॉड में यूक्रेन में जब आप थे? मतलब सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपना प्रिपरेशन किया था थ्रू प्रेप लैडर, विच इज़ ऑनलाइन स्टडिंग प्लेटफॉर्म, सबको जी पता होगा. तो मैंने अपना प्रेप लैडर का जी सब्सक्रिप्शन जी. खरीद लिया था अराउंड सितंबर में, लास्ट लाइक मेरे फाइनल ईयर का जो सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला होता है ना, उसके थोड़ा पहले, लाइक दिसंबर से स्टार्ट होता है, तो सितंबर के अराउंड मैंने खरीद लिया था. और तभी से मैंने स्टार्ट किया था प्रेप लैडर से पढ़ना. पर मतलब मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी वहाँ पर, क्योंकि क्रॉक भी आने वाला था, प्लस फाइनल ईयर था, तो क्लास की चीज़ें थी और भी कॉन्वोकेशन की तैयारियां, बहुत कुछ था. तो ऑन एंड ऑफ मैं पढ़ती रहती थी. और मैंने
उसमें 2-3 सब्जेक्ट्स के वीडियोस ना देखे थे मतलब वहाँ पे, और क्वेश्चन भी सॉल्व करती थी मैं साइमल्टेनियसली। हर वीडियो देखने के बाद ना प्रेप लैडर के प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं हमेशा वो करती थी और कभी कभी रिवाइज भी करती थी, पर वो बहुत इरेगुलर था मेरा वहाँ पे प्रिपरेशन। तो मैंने जो मेन प्रिपरेशन स्टार्ट किया था वो इंडिया आके ही किया था। तो हम लोग इंडिया आए थे इन जुलाई एंड के लगभग। तो मैंने अपना बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था अगस्त 2021 से। हम्म, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने मेन थे जो मतलब मैंने प्रिपेयर किया था। जी मैम। और ये जैसे अब यहाँ से आप चले गए थे तो इंडिया, जैसे यहाँ से 6 ईयर करके चले गए थे, तो आप वहाँ पे दिल्ली से किए या आप अपना होम टाउन से किए थे प्रिपरेशन? और कहाँ से बेस्ट होता है प्रिपरेशन करना? मतलब मैंने तो अपने होम टाउन से ही किया था, अपने घर पे रह के, क्योंकि अभी कोविड सिचुएशन चल रहा था तो ऑफलाइन कोचिंग्स का सीन नहीं था उस टाइम। बट मतलब ये जी जी। पर्सनल है सबका। लाइक अगर आपको लगता है कि आपके घर पे आप पढ़ाई का माहौल है, थोड़ा आइसोलेशन है, पढ़ सकते हो आप, तो आप बेशक घर से पढ़ो। और अगर आप केपेबल हो अपना रूटीन बनाने के खुद, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यही है कि मैंने लाइव कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था, वो बस स्टडी मटेरियल था मेरे पास और मैं खुद पढ़ती थी अपना रूटीन बना के। तो अगर आप कैपेबल हो खुद पढ़ने के तो ये आप पढ़ो घर पे खुद से, वरना तो आई मीन एटलीस्ट अगर ऑफलाइन कोचिंग ना हो तो लाइव कोचिंग ज्वाइन करना इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि उससे थोड़ी रेगुलरिटी बनी रहती है और आपको पता होता है कि 8 बजे से क्लास है तो मुझे 8 बजे उठना ही है और क्लास करना ही है। क्योंकि खुद से ना ये थोड़ा मिस हो जाता है, मतलब मेरे से भी ये गलती हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मुझे लाइफ कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया। तो किसी किसी दिन मैं बिल्कुल लेजी हो जाती थी और उस दिन उतना आउटपुट नहीं हो पाता था, या जब हम घर आ जाते हैं तो बहुत सारी लाइक रिलेटिव्स, फैमिली एंड डिस्ट्रैक्शंस होते ही हैं, मतलब आप नहीं भी चाहो तो ये सब फैक्टर भी था हम्म। मेरे साथ काफ़ी हो रहा। और तो अगर ये सब अवॉइड करना है तो आई थिंक लाइव कोचिंग इज अ गुड ऑप्शन। और अगर ऑफलाइन अवेलेबल हो, पर अभी तो सिचुएशन देखते हुए मतलब आई थिंक कंट्री में बंद है लाइव कोच मतलब ऑफलाइन कोचिंग। तो फ्यूचर में जी अगर ओपन होता है जी तो जी जी। डेफिनेटली ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि आप रेगुलर रहते हो, टाइम में टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपको वहाँ पे काफ़ी पुश मिलता है और दूसरे बच्चे को भी देखकर अपने साथ साथ ना। तो अकेले थोड़ा ये सब होता है कि जी मोटिवेशन लैक हो जाता है, आपको लगता है कि यार अभी आगे क्या करें, नेक्स्ट क्या करें, क्योंकि खुद से ही सब कुछ करना होता है। तो वो पर्सनल डिसीजन है अपना, जिसको जो सही लगे। तो मैम यहाँ पे जो आप नोट्स बनाए थे, यहाँ पे जो आप अपना यूनिवर्सिटी का नोट्स बनाए थे यूक्रेन में, तो वो आपको वहाँ जाके कितना फ़ायदा मिला उससे, या उसकी कुछ यूज़ आई या नहीं? मतलब वो नोट्स तो मैंने कभी नहीं देखे खोल के। डेफिनेटली जो मैंने पढ़ा था यूनिवर्सिटी में आई हैड इन माय माइंड। तो लेकिन ये नोट्स तो मुझे मतलब कभी खोलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी जब आप ज्वाइन करते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तो उस पर इतना मटेरियल होता है कि वो ही कवर नहीं हो पाता। और मेरे खुद पास मतलब सिर्फ 4 मंथ थे और देयर आर 19 सब्जेक्ट्स और सब कुछ पढ़ना होता है, तो मेरे से खुद कई सब्जेक्ट्स नहीं हो पाए थे, तो मैंने छोड़ा भी था। मतलब बस उसके इम्पोर्टेंट रैपिड रिवीजन कर लिए थे और या सिर्फ क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया था। तो आई थिंक 4 मंथ का टाइम बहुत कम होता है फॉर 19 सब्जेक्ट्स। तो बेस्ट इज टू स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। तो मतलब जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं रेगुलर नहीं थी वहाँ पे, बट आई विश कि मैं होती थोड़ा रेगुलर पहले। तो मुझे लगा था कि यार सब कर लेते हैं, हो जाएगा 4 मंथ में। बट जब आप पढ़ने लगते हो ना तो आपको पता होता है कि आपने कॉलेज में कितना पढ़ा है और आपको मजा आने लगता है पढ़ने में, तो आपको लगता है और पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। पर इसमें ना जी इस चक्कर में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो आप एक ही सब्जेक्ट में 1 महीना लगा देते हो, तो फिर आपको लगता है कि यार आगे के 3 महीने में बाकी 18-17 सब्जेक्ट करने हैं। और ये बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैंने फार्माकोलॉजी में ऑलमोस्ट आधे महीने से ज़्यादा लगा दिया था
और मुझे मज़ा आ रहा था पढ़ने में, तो मैंने मेन वीडियो से पढ़ना शुरू कर दिया था और काफ़ी समय लग गया था, तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में मुझे इशू हुआ था। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कॉलेज के फाइनल ईयर से ही पढ़ना शुरू कर दो, जो लेंदी सब्जेक्ट्स हैं स्पेशली लाइक इंटरनल मेडिसिन, फार्माकोलॉजी या पैथोलॉजी और एनाटॉमी, ये सारे बहुत लेंदी हैं। तो और ये सब बेसिक सब्जेक्ट्स भी हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वगैरह। तो मतलब पहले से पढ़ो तो शायद फ़ायदा होगा। आगे आपको बस रिवीजन करना होगा जो जल्दी हो जाएगा। तो ये मैं सोचती हूँ। मैम फिर यहाँ पे जैसे इशू आ जाते क्या कि जैसे घर वाले बोलने लगते हैं या मतलब कोई और रिलेटिव से बोलते हैं जैसे क्या कि आपको थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाना चाहिए प्रिपरेशन करना, तो थर्ड ईयर में प्रिपरेशन भी करना और साथ में थर्ड ईयर की पढ़ाई भी करना, तो ये थोड़ा सा मतलब दोनों अलग ट्रैक हो जाता है, तो वो कैसे मैनेज करें? मतलब थर्ड ईयर से एज जैसे एन थर्ड आपको ईयर सेकेंड ईयर प्रिपरेशन से स्टार्ट बोलते नहीं हैं। करनी है, बस जो आपका चल रहा है ना वो अच्छे से पढ़ना है, जी। क्योंकि एट द एंड आएगा वो सब कुछ एग्जाम में, है ना। हम्म। तो फर्स्ट इवन जी जी। थर्ड ईयर क्यों, फर्स्ट ईयर से ही आपको अपना जो चल रहा है वो अच्छे से पढ़ो। मेरा ये चीज था कि आई वॉज थ्रू आउट वेरी कॉन्सिस्टेंट कॉलेज में पढ़ाई को लेकर। तो मैंने शुरू से फर्स्ट ईयर से ही जी सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी। मतलब यूनिवर्सिटी में अगर वो नहीं भी पढ़ाया जा रहा है तो भी मैंने खुद से पढ़ा है थ्रू बुक्स, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन मैं बुक्स फॉलो करती थी जो भी इंडियन ऑथर के बुक्स हैं उस सब्जेक्ट के, या फिर जो यूनिवर्सिटी पे भी जो जी स्टडी जी मटेरियल मिलता जी था। आई मेड श्योर कि अगले दिन जो क्लास है मैं उसका स्टडी जी मटेरियल पढ़ के जाऊं, भले ही वो टीचर कैसा भी हो, पूछने वाला हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपना तो पढ़ के जाना चाहिए। जी तो ये तो मैंने पूरे 6 साल किया है। तो आई थिंक दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि आपका थोड़ा मोड़ा तो मेमोरी में होता ही है पहले का पढ़ा हुआ। तो कई बार आपको बहुत बेनिफिट मिलता है उससे, कि जैसे मैंने काफ़ी चीज़ें कवर नहीं कर पाई थी अभी ये 4 मंथ में, कुछ सब्जेक्ट्स, बट स्टिल मैंने जो कॉलेज में पढ़ा था तो उससे मुझे काफ़ी क्वेश्चंस रिकॉल हो रहे थे एग्ज़ाम में। तो मतलब शुरू से ही पढ़ना चाहिए, बट जो मेन तैयारी है वो आई वुड सजेस्ट फाइनल ईयर या उसके पहले करो तो ही बेटर है, क्योंकि ऑलरेडी कॉलेज में इतना स्टफ होता है और सब कुछ एकदम याद भी नहीं रहता। तो अगर कांस्टेंट रिवीजन करने की कैपेबल हो तो करो शुरू से, वरना आई थिंक लास्ट ईयर से स्टार्ट करना इज अ गुड, उतना टाइम सफिशिएंट होता है। मैम बट होता है ना क्या कि जैसे आपका पहले आप क्या बताया कि आप डेली मतलब रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ाई करते थे, क्लास में हो पूछे टीचर या ना पूछे, तो वो उस टाइप का बंदा रहे तो वो जाके फर्स्ट ईयर में करे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। अब जैसे मेरे लिए जैसा बंदा है क्या कि टीचर पूछेंगे तभी पढ़ के जाना है क्लास में, तो उन इन लोगों के लिए तो पहले से हाँ करना हाँ, पड़ेगा ना। मतलब डेफिनेटली आप तो, अगर आप ऐसे हो तो फिर तो 6th ईयर तक भी नहीं होगे रेगुलर ना, तो वो बात नहीं है। well, ऐसा नहीं है, देखो एफएमजी एग्जाम उतना टफ एग्जाम नहीं है, पहले तो मैं बोलूँ, मतलब क्वेश्चंस का लेवल बहुत एवरेज था। देयर वर जी। सम टफ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस भी थे बहुत सारे, पर मतलब मैक्सिमम पेपर बहुत बेसिक ही था। मतलब मेरे 161 है, मतलब आई अग्री कि और भी बहुत ज़्यादा आ सकते थे, 200+ आ सकते थे, बट मुझे मालूम है कि मैंने काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस मतलब हुए थे मुझे यहाँ पर घर आके। तो इफ़ आई वुड हैव अवॉइडेड ऑल दैट तो शायद इजीली 200+ स्कोर किया जा सकता था। तो मतलब ये एग्ज़ाम उतना मुश्किल नहीं है, अगर आपने पूरे 6 साल उतना नहीं भी पढ़ा या रेगुलर नहीं भी पढ़ा, तो अगर आप लास्ट के 4-5 मंथ 6 मंथ्स या लास्ट ईयर से भी शुरू करो ना और बहुत अच्छे से पढ़ो तो इजीली काफ़ी अच्छा स्कोर किया जा सकता है इस एग्ज़ाम में। सो थैंक यू मैम, आपने अपना टाइम दिया और चैनल पे आके हम लोग को बताया सारा चीज़। तो मैम एक लास्ट में शॉर्ट में बता दीजिए क्या मतलब कि किस पार्ट को ज़्यादा ध्यान और फोकस दे जिसमें ज़्यादा मार्क्स हो। जैसे ट्वेल्थ में करते थे ना फिजिक्स में होता था क्या कि नहीं भी कुछ आ रहा है तो लास्ट वाले चैप्टर्स थे एंड गेट और नॉर गेट वगैरह वाला, तो वो लोग था वो चैप्टर था कि डायरेक्टली आप रट लो थोड़ा सा और डायरेक्टली फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो। अच्छा, तो उसी तरह यहाँ पे एफएमजी में स्कोर करने के लिए कौन मतलब सा बेस्ट पार्ट है जिसमें कि ज़्यादा मतलब मेहनत लगे नहीं और उसमें आप अच्छा से कर ले आदमी? मतलब मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, वो तो स्किप नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ। मैं बोलूँगी कि जी मतलब ये सीधा सीधा है कि जो सब्जेक्ट्स ज़्यादा
मतलब जिनका वो ज़्यादा होता है, लाइक क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस, हाँ वेटेज जिनका ज़्यादा वेटेज होता है उसको अच्छे से जी करो तो ज़्यादा नंबर जी उठा पाओगे ऑफ जी कोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल पीएसएम है, सर्जरी है, इंटरनल मेडिसिन है, ये सबसे जी 30 क्वेश्चंस जी होते हैं, माइक्रो से जी अराउंड 25-30 क्वेश्चंस। और आजकल सबसे इम्पोर्टेंटली जो न्यू आ रहा है वो है ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी। ये दोनों से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रॉम जी लास्ट ईयर, मतलब पहले नहीं आते थे उतने। तो और ये भी मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, मैंने एनटी और ऑप्थाल्मा अच्छे से नहीं किया था और इसके भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, लाइक अराउंड 25-30 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट ऐसा था। तो काफ़ी वेटेज वाले सब्जेक्ट्स जो हैं उनको अच्छे से करो तो ज़्यादा स्कोर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ऐसा ही मतलब हम लोग जब ऑनलाइन खोलते हैं साइट्स या एफएमजी का डिस्क्रिप्शंस के कई सारे साइट्स तो हर जगह अवेलेबल होता है कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, आप उसको खोल लो और उस जी हिसाब से अपना प्लान कर लो कि मुझे ये सब्जेक्ट्स पहले करने हैं या इसको ज़्यादा बार रिवाइज करना है क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है, तो वैसे करने से हो जाएगा। जी मैम, तो फिर इसके बाद जब एफएमजी एग्ज़ाम हो जाती है उसके बाद फिर आप इंटर्नशिप ज्वाइन करोगे, फिर इंटर्नशिप के बाद फिर क्या कर इंटर्नशिप के बाद फिर क्या होती है? मतलब 1 ईयर तो मैंडेटरी इंटर्नशिप है ना, तो अभी मैं अपना इंटर्नशिप स्टार्ट करने वाली हूँ और इंटर्नशिप के लिए भी जी काफ़ी जी लंबा प्रोसेस है, लाइक पास जी सर्टिफिकेट लेना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना, जी तो अभी मैं वो सभी प्रोसेस में लगी हुई हूँ। जी जी तो जी उसके बाद ऑफ कोर्स आपको मतलब अगर पीजी के लिए अपेयर होना है तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। तो साइमल्टेनियसली आप करते रहो अपना प्रिपेयर, तो अच्छी बात है इफ़ टाइम मिले तो इंटर्नशिप से, क्योंकि एफएमजी के लिए इतना सारा पढ़ते हैं तो वो फ्लो रहता है पढ़ाई का ना। तो मेरा मेरा पर्सनली अभी यही प्लान जी है जी कि जी मैं पढ़ते रहूं और अपीयरिंग में पीजी दूं, मतलब जब मेरा इंटर्नशिप हो जाए तो जिनको पीजी में अपेयर होना है वो जी ये जी करें, वरना जिनको पीजी नहीं करना होता है उनके लिए अलग ऑप्शंस होते हैं, लाइक वो सीएमओ के लिए चाहते हैं कि वो एज अ जेआर काम करे, फिर वो एसआर बनते हैं, मतलब ऐसा आगे का कुछ प्रोसेस होता है, मुझे उसका उतना आइडिया नहीं है। हाँ। जी 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 सो थैंक यू मैम वंस अगेन दैट आप हमारे चैनल पे आए और आपने अपना टाइम थैंक यू दिया। सो मच फॉर हैविंग मी। यस मैम। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट है तो आप प्लीज़ अपने मेडिकल स्टूडेंट को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। सो गाइज, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बंद कर